अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सफिया तबस्सुम और आज जो है हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर जो है आज हम पढ़ेंगे और अब ये सीरीज चलेगी। आपको तमाम चैप्टर्स जो है 15 चैप्टर्स मिलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये तमाम जो है BBA BCom MBA BS में पढ़ाई जाती है बुक, तो आपको इसमें तमाम कोर्सेज में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट्स। तो मैनेजमेंट आपकी हर लेवल पे हो रही होती है, इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे। ठीक है, एक आम इंसान भी मैनेजमेंट कर रहा होता है चीज़ों की और फिर उसको पता होता है कि मुझे ये काम करने हैं तो मुझे इसके लिए ये स्टेप लेना पड़ेगा और इस तरह मैं ये काम करूँगा तो ज़्यादा अच्छी तरह होगा। तो इसी तरह और ऑर्गेनाइजेशन में भी हो रहा होता है ये मैनेजमेंट का काम। अभी हम बिजनेस स्टडीज को पढ़ रहे हैं, तो हमें देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट किस तरह होती है। तो जहाँ पर दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करें एक स्पेसिफिक गोल के लिए, तो वो क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। पीपल वर्किंग टुगेदर एंड कोऑर्डिनेटिंग देयर एक्शन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है, और गोल क्या है, वो एक डिजायर्ड फ्यूचर है जो आप चाहते हो कि ये मैं हासिल करूं इन फ्यूचर। तो वो उसको हासिल करने के लिए आप जितनी भी एफर्ट्स कर रहे होते हैं, जितने लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है, हमारा गोल है। अब मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने करने को कहते हैं मैनेजमेंट। और उसके लिए कुछ एट्रीब्यूट्स की जरूरत होती है, कुछ फंक्शंस की जरूरत होती है जिसके थ्रू हम काम कर रहे होते हैं, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये इसकी एग्जांपल इस तरह लें कि एक टीचर क्लास में पढ़ाने आता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनिवर्सिटी है उसके रिसोर्स को यूज कर रहा है। मीन्स मार्कर, बोर्ड, चेयर जो है ऐसी, इन सबको ऑर्गेनाइजेशन के मीन्स यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का गोल क्या है कि उनके स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी जो है तालीम दी जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर रहा होता है एक टीचर। और उसके लिए वो अपने कुछ फंक्शंस का यूज करते हुए या कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज करते हुए, जो कि टीचर यूज करेगा, तो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स जो है डिलीवर करेगा। और एक मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग को, इनको यूज करते हुए जो है वो मैनेजमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अभी हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स क्या हैं, और जो रिसोर्सेज हमने पढ़े कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो हैं वो पीपल, मशीनरी, रॉ मटेरियल, इंफॉर्मेशन, स्किल्स, फाइनेंशियल कैपिटल्स, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स भी होते हैं। इनके थ्रू ये सब चीजें मिलके तो एक बिजनेस कुछ प्रोड्यूस कर पाता है। तो पीपल भी रिसोर्स है, मशीनरी भी रिसोर्स है, रॉ मटेरियल मीन्स जब फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले जो बिल्कुल सेपरेटली चीज़ें आती हैं। मीन्स एक कार बनानी है तो उसके लिए पहले डिफरेंट पार्ट्स जो है वो आएंगे, टायर उसका, जो है डिफरेंट ग्लास वर्क जितना भी है सब आएगा, और जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, सब सेपरेटली आएंगी। उसको असेंबल करना, फाइनल प्रोडक्ट में लेके आना, उससे पहले पहले जितनी भी चीजें सेपरेट आ रही हैं रॉ मटेरियल है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, जो आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इन है, तो कैसे पता चलेगा हमें क्या प्रोड्यूस करना है। ये भी एक रिसोर्सेज है। स्किल्स भी एक रिसोर्सेज है। फाइनेंशियल कैपिटल नहीं हो तो, पैसा नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं। तमाम रिसोर्सेज जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं। ठीक है, मैनेजर आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू मीट इट्स गोल। मैनेजर क्या करता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुपरवाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, जो एम्प्लॉय, जो लोग यूज कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब ये है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, जी बिल्कुल, मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट में जो लोग काम कर रहे होते हैं उन सबको एक टर्म में जो है महदूद कर दिया है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नाम है।
ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ डिसिप्लिन। बिल्कुल मैनेजमेंट में जो है कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे काम करते हुए मैनेजमेंट जो है चल रही होती है। तो ये मैनेजमेंट इज़ अ डिसिप्लिन है। मैनेजमेंट इज़ अ पीपल, बिल्कुल पीपल की ही मैनेजमेंट हो रही होती है, क्योंकि लोगों की मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो लोग जो काम कर रहे हैं वो सही तरह से वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, तो उनकी मैनेजमेंट ज़रूरी है। इसलिए मैनेजमेंट एज अ पीपल है ये। मैनेजमेंट एज अ करियर, बिल्कुल लोग की तरफ आ रहे हैं, इसको करियर बना रहे हैं, तो ये एक करियर भी है। उसके बाद है थ्री फोल्ड कॉन्सेप्ट। हर्बिसन एंड मेयर ने जो है मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए तीन एस्पेक्ट्स और बताए हैं कि मैनेजमेंट इज इकोनॉमिक रिसोर्स। मैनेजमेंट जो है इकोनॉमिक रिसोर्स भी है। जिस तरह इकोनॉमी को चलाने के लिए टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल की नीड होती है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बट मैनेजमेंट जो है इनमें से एक है। उन्होंने इसकी इतनी अहमियत बयान की है कि अगर ये सब चीज़ें हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल मौजूद होगा लेकिन मैनेजमेंट नहीं होगी, तो आपका जो है एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। जो आपकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक नहीं होगा। तो मैनेजमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस है। ये कह रहे हैं कि सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है मैनेजमेंट। बिल्कुल, मैनेजमेंट पूरा एक सिस्टम चलाता है, और जो एक मैनेजर्स होते हैं जो उनके पास एक अथॉरिटी होती है, उस जो है अपने अंडर में काम करवाकर उसको एक जो है एक एंड रिजल्ट उसका अच्छा निकले उसके लिए। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ टॉप इंडिविजुअल्स जो होते थे वो इसमें इंक्लूड होते थे, और बहुत कम लोग होते थे जो कि सिर्फ फाइलिंग वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देख रहे होते थे। लेकिन अब मैनेजमेंट को जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझा एनवायरनमेंट की, और उसके सिस्टम ऑफ अथॉरिटी कहा है कि मैनेजमेंट के पास एक अथॉरिटी है जो कि एक सिस्टमेटिकली वर्क करे। अब ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इज अ क्लास एंड स्टेटस सिस्टम। बिल्कुल, मैनेजर्स जो है एक स्टेटस है जो उसमें काम कर रहे होते हैं मैनेजर्स, वो अब जो है वो इलीट ग्रुप ऑफ ब्रेन एंड एजुकेशन बन गए हैं। उन्होंने एजुकेशन के लिए और उन्होंने अपने आप को उसमें अपना लोहा मनवाया है। वो अब एक क्लास बन गई है मैनेजमेंट, और एक स्टेटस सिस्टम बन गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को हम अभी स्टार्ट से ही कवर अप कर रहे हैं कि मैनेजमेंट की इतनी इम्पोर्टेंस है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो मींस इजीली अचीव हो पा रहा है, क्योंकि जो लोग पहले मल्टीपल टास्क करते थे तो उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं आती थी। अब मैनेजमेंट के अहमियत को समझते हुए उसका डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया है, और लोग स्पेसिफिकली इसी काम के लिए जो है मैनेजर्स बैठे हैं। तो ये जो है इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो अचीव होता ही है, लेकिन ये ग्रुप गोल्स भी अचीव कर रहे हैं। इट अरेंजेस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, असेंबल एंड ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज। बिल्कुल, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है अरेंज करती है, उसको असेंबल करती है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, और इंटीग्रेट द रिसोर्स इन इफेक्टिव मैनर टू अचीव द गोल्स। बिल्कुल, इट डायरेक्ट्स ग्रुप एफर्ट्स टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड गोल। पहले से जो गोल बने हुए हैं, कुछ प्लानिंग हुई हुई है, मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंट करवाती है और उसके जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में हेल्प करती है। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल इस भी मैंने बताया कि लोग इसको एज अ करियर चॉइस चूज करके और इसकी तरफ आ रहे हैं, तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तो बीइंग अ मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो मैनेजमेंट लेवल, मैनेजर लेवल तक आने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और ये एक अच्छा फ्यूचर देता है आपको। जब आप इसमें आने के बाद आपकी स्किल्स, मल्टीपल स्किल्स बढ़ जाती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस मैनेजर बनते हुए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जो कि आपको इफेक्टिव मैनेजर बनाता है। तो ये एक स्कोप भी बन गया है। ठीक है। मैनेजमेंट इन प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अच्छी मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करने के लिए बहुत एफर्ट्स करती हैं, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी, आपकी गुडविल इतनी अच्छी होगी और आपका नाम मार्केट में बढ़ेगा, क्योंकि आपकी चीज़ें इतनी जो है कॉम्प्लेक्स नहीं रहेंगी। आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाई होंगे, आपके एम्प्लॉयज़ आपसे सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि टाइमली जब आपको आंसर्स मिल रहे होते हैं आपके प्रॉब्लम्स के, तो आपकी आधी परेशानी, आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं पर सॉल्व हो जाती हैं। लार्जर बिजनेस इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। स्मॉल एंड स्टार्टअप बिजनेस भी इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जब आपके स्मॉल लेवल से ही आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, आपके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, तो मीन्स चांसेस है कि वो आपके जो है
आपके फ्यूचर में भी वही आपके कस्टमर्स हैं, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जब आपके फ्यूचर फ्यूचर कस्टमर्स भी वही कस्टमर हैं जो आपके नीचे लेवल पे कस्टमर्स थे, कंज्यूमर्स भी वही बन जाएं, तो इसका मतलब आप प्रोग्रेस हो रही है, आपकी तरक्की हो रही है। इंटरनेशनल मैनेजमेंट में भी चाहिए होती है मैनेजमेंट, क्योंकि फिर जब आप इंटरनेशनली करते हो तो फिर डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी दोनों आपके कस्टमर्स भी बढ़ते हैं और एम्प्लॉयज़ भी बढ़ते हैं। तो आपकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप आउट ऑफ द कंट्री कर रहे हैं अपना बिजनेस, तो आपकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आउट ऑफ द कंट्री भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आपका चैट चैट रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा अच्छा हो कि इतना रिस्पॉन्सिव हो कि आपको आप टाइमली उनको रिस्पॉन्स दे सकें और टाइमली चीज़ें जो हैं रिजॉल्व हो सकें। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की भी जो इम्पोर्टेंस हो रही है अब, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो ये सब इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी इसका रुझान काफ़ी आ रहा है। तो हर जगह अब एक एचआर या मैं जो डिपार्टमेंट है वो बनाया जा रहा है, ताकि जितनी भी ग्रीवेंसेस हों, जितनी भी इश्यूज हों, वो सारे मसले एचआर देख लें। अब है मैनेजेरियल फंक्शंस। हेनरी फायल ने जो है जब वो सीईओ थे, उन्होंने कुछ जो है पॉइंट्स को नोट डाउन किया और कुछ जो है एनालाइज करने के बाद ये बताया कि ये कुछ फंक्शन हैं जिनको यूज़ कर रही होती है मैनेजमेंट अपना जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। उसमें आते हैं ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में आप प्लानिंग करते हो कि आपको क्या काम करना है, किस तरह करना है, क्या स्ट्रेटजीज होंगी, और मींस अगर आपकी एक डायरेक्शन को फेल हो जाए तो मीन्स दूसरी तरफ आपको किस तरफ जाना है, तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में आप जब आप एम्प्लॉय आपके आपने एक प्लानिंग कर लिया अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सारी जब आपने आपने एम्प्लॉय को हायर किया तो आप उनकी रिलेशनशिप बिल्ड करवाओगे, कोऑर्डिनेशन करवाओगे, और ताकि साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में आसानी हो। लीडिंग पर्सनालिटी होगी जो आपको लीड करेगी कि कहाँ कहाँ आपको किस क्या डिसीजन लेना है, और ऑर्गेनाइजेशन के विजन को ध्यान में रखते हुए हर डिपार्टमेंट का अपना मिशन होगा, जो कि गोल होंगे तो उसको अचीव करेंगे। ठीक है, लीडर्स जो है हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं। फिर उसके बाद स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग वाले को आप फाइनेंस वाले का काम नहीं दे सकते, फाइनेंस वाले को एचआर का काम नहीं दे सकते। जिसकी जो एक्सपर्टीज है, जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है, उसके मुताबिक उनकी स्टाफिंग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग मीन्स कंट्रोल करने के लिए भी आपके पास कोई होना चाहिए, इवेल्युएट करे कि भाई जो काम हुआ है वो जो है वो सही हुआ है या उसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है, और कुछ स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करे कि भाई इसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। फिर उसकी मेजरमेंट हो, फिर उसके मुताबिक कुछ डिसीजन होने चाहिए। तो कंट्रोलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे कह रहे हैं मैनेजमेंट साइंस और आर्ट। मैं अकॉर्डिंग टू मी मैनेजमेंट इज मोर ऑफ आर्ट बट लेस लेसर साइंस, क्योंकि साइंस बेसिकली हम जो है ये वो वाली साइंस नहीं है कि उसमें कुछ जो है कुछ जो है लिख दिया गया है बिल्कुल उसके मुताबिक ही करना है। तो कुछ प्रिंसिपल और कुछ रूल्स हैं जिसके लिए उनको कहा जा रहा है कि साइंस ऑफ मैनेजमेंट है, बट इट्स मोर ऑफ अ सोशल साइंस। तो जिस इसमें ह्यूमन स्किल्स ज्यादा हैं, तो ये मोर ऑफ अ सोशल साइंस है। ठीक है, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि इसमें आपको सोशली एक्टिव होना है, आपकी पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमन स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो ये एक आर्ट है। मैनेजर्स कौन होते हैं? मैनेजर्स द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू मीट इट्स गोल। ये भी बात मैं बार बार कर रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो मैनेजर फुलफिल कर रहा होता है। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ मैनेजर हम देखेंगे। मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, स्टोर मैनेजर, डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजर्स आर देयर। आप अपने डिपार्टमेंट्स में जो है एनालाइज कर सकते हैं कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है,
हाउ टू बिकम अ मैनेजर, उसके लिए आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें मिलके आपको एक सक्सेसफुल मैनेजर बना सकते हैं। और ऐसा ही होता है, आपकी फर्स्ट एंट्री लेवल के लिए आपको एजुकेशन की नीड होती है। उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाता है, आप जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जॉब को शिफ्ट करते हैं और मैनेजर लेवल तक पहुंच जाते हैं। आपके अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो आप एक अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। एफिशिएंसी मींस ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी मींस क्या, किस तरीके से आप एफिशिएंसी दिखा सकते हैं कि आप अपने एक ऐसा डिसीजन लें जिसमें टाइम कम लगे और ऑर्गेनाइजेशन का गोल जल्दी अचीव हो सके। इफ समथिंग और समवन इज एफिशिएंट दे आर एबल टू डू टास्क सक्सेसफुली विदाउट वेस्टिंग टाइम और एनर्जी। ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना अपने कुछ डिपार्टमेंट्स के कुछ वर्क जो है आउटसोर्स करवा देते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका टाइम भी बचता है, वही टाइम वो देंगे, अंदर डिपार्टमेंट के वर्क लोग देंगे तो हो सकता है वो इतना ज़्यादा उनकी एक्सपर्टीज भी ना हो, और वो टाइम देंगे तो उनका अपना जो स्पेसिफिक टास्क है वो सेक्रीफाइस हो सके। तो वो बाहर दे देंगे लेस अमाउंट में। उन्होंने जिससे वर्क लिया है वो एक हायर अमाउंट में लिया है, उन्होंने जिससे करवाया, आउटसोर्स करवाया, वो लेसर अमाउंट में करवाया। उनके पास प्रॉफिट भी आ गया, उनका काम भी टाइम से हो गया, और जो उनके अपने स्पेसिफिक टास्क थे उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। तो ये एफिशिएंसी ला सकते हैं आप। और इफेक्टिवनेस ये कि राइट, बिल्कुल अच्छा काम हो ताकि नेक्स्ट टाइम भी कोई आपसे काम करवाना चाहे तो वो सोचे नहीं दूसरी बार। मैनेजरियल लेवल्स हैं कुछ, जिसमें मिडिल लेवल फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, मिडिल मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजर हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर जो हैं वो वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, बिल्कुल इनिशियल जो वर्कर्स कंपनी में काम कर रहे होते हैं उनको सुपरवाइज कर रहे होते हैं। फिर मिडिल मैनेजर्स जो हैं वो फर्स्ट लाइन मैनेजर को सुपरवाइज कर रहे होते हैं। उनके जो है बेस्ट वे टू यूज डिपार्टमेंटल रिसोर्सेज टू अचीव गोल, तो उनको बेस्ट रिसोर्सेज दे रहे होते हैं कि वो किस तरीके से अपने अंडर के लोगों को जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करके जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं। टॉप मैनेजर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि और ऑब्जेक्टिव और को डिफाइन कर रहे होते हैं और पॉलिसीज फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है। मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनके हेड्स आ जाते हैं, मैनेजर्स आ जाते हैं, जो कि डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है और काम करना स्टार्ट करते हैं और अपने लोअर लेवल मैनेजर्स को जो है सुपरवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं कुछ मैनेजर के लिए। कॉन्सेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल, टेक्निकल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल आपकी एबिलिटी के एनालाइज कर सकें चीज़ों को, सिचुएशन को, कॉज एंड इफेक्ट। कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए पहले क्या, अगर आप ये एक्शन लेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप जो है डिसीजन लेंगे। ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए कि लोगों को आप अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि हर कल्चर से लोग आ रहे हैं तो उनको आपको उनके मुताबिक जो है उनके बिहेवियर को समझकर उनसे काम निकलवाना है। ठीक है। टेक्निकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अ, आपके अपने डिपार्टमेंट के हवाले से एक्सपर्टीज आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं तो आपकी मार्केटिंग एक्सपर्टीज अच्छी होनी चाहिए कि आप आपके एम्प्लॉइज को जो कोई इशू आता है तो आप उसका आंसर कर पाओ। ठीक है। और उसके बाद कुछ स्किल्स जो हैं जैसे कि एनालिटिकल स्किल्स देख ली हमने, डायग्नोस्टिक स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स में वो सारी सोशल स्किल्स आ जाती हैं जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, समझ सको अपने एम्प्लॉय को। टेक्निकल स्किल्स देखा हमने, कंप्यूटर स्किल्स भी टेक्निकल स्किल्स में आ जाती हैं। और मैनेजमेंट फंक्शंस, ये चार मौजूद होंगे और ये स्किल्स मौजूद होंगी तो आपका एक हाई परफॉर्मेंस वर्क इन्वायरमेंट बन सकता है। ठीक है। अब यहाँ देखें कि टॉप मैनेजर्स को कॉन्सेप्चुअल स्किल की कितनी नीड होती है, उससे कम मिडिल मैनेजर को, उसके कम फर्स्ट लाइन मैनेजर को। ह्यूमन स्किल्स की नीड सबको है, सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है आपको मैनेजर लेवल पे। ठीक है। वर्कर लेवल पे टेक्निकल स्किल्स की नीड होती है, जबकि मैनेजर लेवल पे ह्यूमन स्किल्स की नीड सबसे ज्यादा है। तो आप मैनेजमेंट में जब आप हैं तो आप सोशली बहुत ज़्यादा, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, सोशली एक्टिव होने चाहिए आप। मैनेजेरियल रोल्स, मिन्सबर्ग ने जो है मैनेजेरियल रोल्स डिफाइन किए हैं जो कि उन्होंने समझा है कि ये इम्पोर्टेंट है। इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल, डिसीजनल रोल। इंटरपर्सनल रोल में क्या है
कि सारी पर्सनल इंटरपर्सनल रोल्स की हम बात करेंगे जो एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। फिगर हेड रोल के वो खुद सिंबलाइज करे अपने आप को, इतना इस तरह रिप्रेजेंट करे कि कंपनी की जो रिफ्लेक्शन हो उसमें हो कि कंपनी को प्रमोट करे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय के दरमियान और कंपनी का गोल अचीव हो सके। लीडर रोल, लीडिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, लीड करे, मेंटोरिंग करे, ठीक है, परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी जो है अच्छी हो, इनकरेज करे उनको। लेजन रोल, कोऑर्डिनेशन, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन रखे कि इनसाइड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है हर तरह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए जो है मैनेजर अपना रोल प्ले करें, ठीक है। इंटरपर्सनल रोल के बाद जो है इंफॉर्मेशनल रोल है, उसमें मॉनिटर रोल है, डिसिमिनेटर रोल है, स्पोक पर्सन रोल है। मींस मॉनिटर रोल में मींस कोई इंफॉर्मेशन आ रही है बाहर से किसी प्रोडक्ट के हवाले से कुछ, तो उसको एनालाइज करे, ठीक है। डिसिमिनेटर रोल में उस जो एनालाइज किए इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है इंफॉर्मेशन को वो मतलब दूसरे एम्प्लॉय तक उसको इन्फ्लुएंस करे, दूसरे एम्प्लॉय तक एक्सपेंड करे और सबको जो है इस इंफॉर्मेशन के हवाले से अवेयरनेस दे। स्पोक पर्सन टू यूज इंफॉर्मेशन टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द पीपल, उस इंफॉर्मेशन को इतना पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करे कि उस पे काम स्टार्ट हो, कंपनी उस पे काम करके अपने गोल अचीवमेंट की तरफ एक कदम और बढ़ा ले। डिसीजनल रोल में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर रोल, डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल, रिसोर्स एलोकेटर रोल, नेगोशिएटर रोल। डिसीजनल रोल मींस जहाँ पे आपको डिसीजन लेना हो। इंटरप्रेन्योर रोल होना चाहिए कि वो ऑन करे ज्यादा से ज्यादा, कि भाई कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है कंपनी की भलाई के लिए तो उस पर इनिशिएटिव ले, उस पर काम स्टार्ट करवाए। डिस्टर्बेंस हेल्डर, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करवाए, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं उनको सॉल्व करे। रिसोर्स एलोकेटर रोल हो, रिसोर्सेज प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज को अपने फंक्शंस में, अपने डिविजन्स में, और बजट को मद्देनजर रखते हुए रिसोर्स प्रोवाइड करे और उसके मुताबिक काम करवाए। निगोशिएटर रोल, कोई भी किस्म की कोई ऐसी सिचुएशन आती है कस्टमर से, मैनेजर से, यूनियन से, शेयर होल्डर से, तो उस पर निगोशिएट करके उसको सॉल्यूशन निकलवाए, ठीक है। जहाँ डिसीजन लेने हो वहाँ डिसीजन ले। क्वालिटीज ऑफ अ मैनेजर, हिस्टोरिकल नॉलेज होनी चाहिए कंपनी के हवाले से, कंपनी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कंपनी की प्रोडक्ट्स के हवाले से हर हर एस्पेक्ट से उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए एम्प्लॉय की, हर कल्चर से एम्प्लॉय आ रहा है तो हर एम्प्लॉय की नॉलेज होनी चाहिए। सोशल साइंटिस्ट हो, मीन सोशली इतना एक्टिव हो, ह्यूमन स्किल्स इतनी ज़्यादा हो कि लोगों से इंटरेक्ट करे, पूरे एक सिस्टम को जो है सोशली चलाए और अ, सबके मेंटल लेवल को और साइकोलॉजिकल लेवल को देखते हुए सबसे जो है कम्युनिकेशन करे और उनके कोऑर्डिनेशन करके उनके इश्यूज को रिजॉल्व करवाए, उनसे काम ले। लॉजिकल हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, मीन्स हर एस्पेक्ट को देखकर उसको उसकी लॉजिक को समझकर डिसीजन ले। पार्ट मैथमेटिशियन मीन्स थोड़ा सा नंबर्स से भी खेलना आता हो, सोशल स्किल्स के साथ साथ नंबरिंग में भी हो, कि क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नंबर्स से ही मिलता है, जितने नंबर्स बढ़ेंगे प्रॉफिट में उतना ज्यादा फायदा होगा। तो वो इस चीज को समझे कि कितने प्रोडक्ट, कितना टारगेट वो दे सकता है एम्प्लॉय, वो इसका डिपार्टमेंट, तो कंपनी को बेनिफिट होगा, डिपार्टमेंट को बेनिफिट होगा, ठीक है। द कम्युनिकेशन सेंटर, कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो कि कोऑर्डिनेशन अच्छा बने और आपस में एम्प्लॉयज के दरमियान जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो, और सीनियर्स का जूनियर से कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो। मींस इन अ सेंस कि कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसको ज़्यादा एक्सपेंड ना करें और उसको वहीं से रिजॉल्व करें, और अपने कंपनी का जो मेन मकसद है, अल्टीमेट गोल है, ऑब्जेक्ट को अचीव करना, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, उसको अचीव करने के लिए कदम बढ़ाएं और जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। Universalities of management means universalities of management that the principle of management are applicable all the type of organization। कुछ principles होते हैं, कुछ theories होती है, कुछ skills होती हैं जो कि मैनेजरियल पोजीशन पे रिक्वायर्ड होती हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में वो फंडामेंटल्स जो होती हैं, वो बेसिक चीजें होती हैं, वो उसको अप्लाई किया जाता है यूनिवर्सल लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी। तो कुछ आर्गुमेंट फेवर है यूनिवर्सलिटीज के लिए, मीन्स कॉमन प्रॉब्लम होती हैं जिनको मैनेजमेंट को देखना होता है, सॉल्व करना होता है,
इफेक्टिवली अपना इनपुट देना होता है। डिस्टिंक्शंस बिटवीन फंडामेंटल्स एंड टेक्निक्स। फंडामेंटल वही मैंने कहा कि कुछ प्रिंसिपल कुछ थ्योरीज होती हैं जो के सब जगह सेम ही होती हैं, और कुछ जगह टेक्निक्स जो है वो चेंज होती हैं कि एक कल्चर में जो है लोगों को इस तरीके से टैकल किया जाता है, इस तरीके से काम करवाया जाता है, कुछ दूसरे कल्चर में इस तरह नहीं करवाया जाता। कुछ लोग जो है सैलरी को थोड़ा लेट कर देते हैं, तो कुछ लोग जो है वो लीव करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ जाता है। लेकिन कुछ कल्चर में कुछ ऐसे लोग हैं, साइकी ऐसी है उनकी, जो जो चीजें गलत होती हुई बर्दाश्त नहीं करते, तो वो कुछ जो है डिपार्टमेंट में लोग लीव कर देते हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, सैलरी अगर लेट दे रहे हैं तो। इस तरह से कुछ चीजें होती हैं जो कल्चर टू कल्चर जब वेरी करती हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को एक्सटेंसिव रिवॉर्ड बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, कुछ लोगों को इंट्रिंसिक रिवॉर्ड बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन जो अलग होती हैं, बाकी फंडामेंटल्स जो होती हैं मैनेजमेंट में वो सेम ही होती हैं। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, बिल्कुल मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस का नाम है। उसके अंदर एक प्रोसेस के थ्रू ही सिस्टमैटिकली काम किया जा रहा होता है। अब जो है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूनिवर्सलिटीज मींस कुछ जो है अगेंस्ट होती हैं कुछ चीजें, जैसे डिफरेंस इन फिलोसफी थॉट्स। बिल्कुल हर जगह आपको सेम थॉट्स के लोग नहीं मिलेंगे। फिलोसफी मींस क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग स्टाइल उनकी, उनका सोचना उनके कल्चर के हिसाब से अलग होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कुछ लोगों के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कुछ कंपनीज कहती हैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन जो है प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। कुछ कहती हैं क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं गिरना चाहिए। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं यूनिवर्सल लेवल पे, वो अलग टेक्निक से जो है उनको वो किया जाता है, यूज करते हुए उनको हैंडल किया जाता है। अब देखेंगे हम कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी पर्सन में काम करने के लिए। ये सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटी है जो एक दूसरे से जोड़ती है, ठीक है, और एक अच्छा सा बॉन्डिंग बनाती है। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में है इट्स अ मैनेजरियल एक्टिविटीज एंड ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। मैनेजरियल एक्टिविटी है आपके जो मैनेजर्स हैं वो आपके अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा करवाते हैं, रिलेशनशिप ऐसा बिल्ड करवाते हैं कि ग्रुप एक्टिविटी इसको कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा ग्रुप आपस में इन्वॉल्व होगा तो एक डिपार्टमेंट की जो है कोऑर्डिनेशन जितनी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी, उतना अच्छा एफिशिएंट और इफेक्टिव वर्क होगा। इट्स सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। बिल्कुल ये सब मिलके जिस तरीके से यूनिटी पैदा करके काम करेंगे तो उस तरह इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं होता। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन का, जो कि ना खत्म होने वाला है और खत्म नहीं भी होना चाहिए। अगर खत्म हो जाए तो फिर आपस कंपनी को बहुत लॉस उठाना पड़ता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन मीन्स इट इन कोऑर्डिनेशन इनकरेजेस टीम स्पिरिट। बिल्कुल टीम की स्पिरिट बढ़ती है, और ये जो है हम प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं। कोऑर्डिनेट जितना ज़्यादा करेंगे आपको उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको अच्छे सजेशंस मिलेंगे। आपके किसी भी इशू स्पेसिफिक टास्क के हवाले से मोटिवेशन मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करके आप जो है करना सीख सकते हैं कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव क्विकली। इससे आपको आपका ऑब्जेक्टिव जो है जल्दी अचीव हो सकता है, क्योंकि आप किसी से अगर कोई सजेशन लेते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं किसी मामले में, तो आपके पास 10 सजेशन आएंगी अगर, तो हो सकता है कि 2 सजेशन ऐसी हों जो आप जिस पे इम्प्लीमेंट करके आप क्विक रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल रिलेशनशिप आपका बिल्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आपके काम में हायर एफिशिएंसी पैदा होती है और गुडविल भी पैदा होती है, क्योंकि जब आप सेटिस्फाई होंगे एज एन एम्प्लॉय, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपके आपस के ताल्लुकात अच्छे होंगे, तो आप जब बाहर जाएंगे तो उसको प्रमोट करेंगे अपनी कंपनी को कि भाई मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, अब मेरी कंपनी में हो। ऐसा ही होता है, तो आपकी कंपनी की गुडविल भी बहुत अच्छी होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कंटिन्यूइंग एक्टिविटी। बिल्कुल ये एक ना रुकने वाला अमल है, एक डायनामिक प्रोसेस है। वक्त के साथ साथ इसकी नीड बढ़ती जा रही है, तो जितना ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है वक्त, सोशली एक्टिव होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होती है, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होती है। एक ग्रुप की सिंक्रोनाइजेशन है। बिल्कुल एक पर्सन दूसरे पर्सन से
कोऑर्डिनेशन करता है तो वो ग्रुप की फॉर्म में बढ़ता चला जाता है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन है। टास्क ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इसकी इनिशिएटिव है, वो स्टार्ट करवाती है कोऑर्डिनेशन, और फिर आपस में जो है ये कम्युनिकेशन गैप खत्म होके जो है ग्रुप हमारा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। प्रोवाइड फॉर यूनिटी ऑफ एक्शन, बिल्कुल यही बात आगे मैंने की है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आ जाता है। वर्टिकली ये है कि टॉप टू बॉटम, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है मिडिल लेवल से बात करती है, मिडिल लेवल जो है लाइन से बात करती है। ठीक है, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल क्या है? डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, मीन्स हॉरिजॉन्टली चल रहा है ये। और वर्टिकली क्या है? टॉप टू बॉटम, नीचे वाले ऊपर से, ऊपर वाले नीचे से, ये कम्युनिकेशन चल रही है। इंटरनल एक्सटर्नल में आ जाता है। इंटरनल वही है जो आप अमंग डिपार्टमेंट्स कर रहे हो, जो हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। एक्सटर्नल ये है कि बाहर कस्टमर, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कंपटीटर, जितने भी आउट ऑफ द कंपनी है, एसोसिएट लोग हैं, उनसे जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है एक्सटर्नल हो रही है। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कोऑर्डिनेशन में, इट्स कंटिन्यूटी है। जितनी जल्दी आप कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हो उतनी जल्दी आपको प्रोग्रेस मिलती है। ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। दो लोग, एक आपसे एक पर्सन आपसे बात करेगा तो आप भी उससे बात लाजमी करोगे, तो कोऑर्डिनेशन बढ़ती है। दो लोग आपसे बात करेंगे तो आप भी दो लोगों से बात करोगे। ठीक है। टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। कुछ टेक्निक्स को यूज करते हुए जो है कोऑर्डिनेशन होगी। एक इससे क्लियर हो जाते हैं, गोल्स क्लियर हो जाते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, क्लियर हो जाती है। जो भी आपको टास्क मिले हैं और अगर आप कोऑर्डिनेशन कर लेंगे तो आपकी जो है क्लियरिफिकेशन ज़्यादा आ जाएगी। प्रीसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, ये एक छोटा सा टास्क है कोऑर्डिनेट करना, बट इसके रिजल्ट जो हैं वो बड़े हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, पॉलिसीज है। कॉपरेशन मिलती है। कोऑर्डिनेशन जितना आप करेंगे आपके रिलेशन अच्छे होंगे, कॉपरेशन बढ़ेगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी, इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन हो जाएगा, आपकी लीडरशिप स्किल्स बढ़ेंगी, सुपरवाइज करने के लिए आप हर वक्त तैयार रहेंगे, तो कॉपरेशन का जो एक एस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, हार्मनी पैदा हो जाती है, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, एफिशिएंटली आप काम कर रहे होते हो, अपनी जो है वर्क में एफिशिएंसी आ जाती है। टोटल अकम्पलिशमेंट मींस आपको अचीवमेंट मिलती है और ह्यूमन रिलेशनशिप जो है बिल्ड हो जाता है। कोऑर्डिनेशन वीएस कॉपरेशन मींस इट इज द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट एफर्ट। कोऑर्डिनेशन जो है आप जो है अपने काम के लिए करना पड़ता है आपको, लेकिन कॉपरेशन जो है वो आपकी अपनी ख्वाहिश होती है कि आप दूसरों की हेल्प करो। सेकंड पॉइंट है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी। ये ग्रुप एफर्ट की जो है ग्रुप एफर्ट है कि आप यूनिटी करो और फिर जो है एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करो। लेकिन कॉपरेशन में जो है ग्रुप एफर्ट तो है, बट ये सबकी अपनी ख्वाहिश की बेस पर जो है सब ग्रुप बनाते हैं और जो है कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। इट अराइजेज आउट ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशन। कोऑर्डिनेशन जो है फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशन दोनों बढ़ाता है, जबकि कॉपरेशन जो है इनफॉर्मल रिलेशन ही बनाता है, इसमें कोई फॉर्मल या मतलब के लिए कोई काम नहीं हो रहा होता। कोऑर्डिनेशन जो है इट इज एसेंशियल वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन जरूरी है एक स्पेसिफिक गोल के लिए। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एसेंशियल है कि वो कोऑर्डिनेट करें, जबकि कोऑपरेशन जो है सबकी चॉइस की बिना पर ही लोग जो है गैदर होते हैं और उसके लिए जो है स्पेसिफिक गोल के लिए या किसी की हेल्प करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो आज यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। ठीक है, सीरीज वाइज मैंने स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह मैं तमाम 15 चैप्टर जो है वो कवर करूँगी इसमें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।